आप हैं आपके अपने चैनल डॉक्टर अंबेडकर थॉट्स पर। यहाँ हम बाबा साहब अंबेडकर के संपूर्ण वाङ्मय से उनके लेखों व भाषणों के माध्यम से आज से 100 साल पुराने इतिहास के बारे में जानेंगे। हम जानेंगे कि कितनी विकट परिस्थितियों में हमारे मुक्तिदाता बोधिसत्व बाबा साहब अंबेडकर ने हमारे लिए उस समय संघर्ष किया था, जिस समय हमारे समाज के लिए देशकाल और वातावरण बहुत ही ज्यादा दयनीय और निकृष्ट स्थिति में था। ये भाषण वादन पिछले भाषण वादनों की तरह ही रोमांचकारी होने वाला है। हम खुशनसीब हैं कि बाबा साहेब का साहित्य हमारे बीच मौजूद है, जिससे हम उनके जीवन संघर्ष से रूबरू हो सकेंगे। इस क्रम को जारी बनाए रखने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। तो आइए बिना वक्त गवाएं शुरू करते हैं। 11 महार जाति पर स्वार्थी होने का आरोप निराधार। बुधवार 20 जुलाई 1927 को शाम 7:30 बजे पूना के मांगवाड़ा में पूना दीनबंधु समाचार पत्र के संपादक डॉक्टर नवले की अध्यक्षता में अस्पृश्यों की सार्वजनिक सभा हुई। उस सभा में अस्पृश्य और स्पृश्य वर्ग के लगभग 300 लोग उपस्थित थे। मुंबई विधानमंडल में सरकार द्वारा नियुक्त सदस्य डॉक्टर अंबेडकर, बारेट लॉ और डॉक्टर सालुंके, सुभेदार घाउडगे, मी राजभोज, मी के जाधव, बीए, मी पाताडे, मी गायकवाड़, मी सावलेकर, मी इंगले लांडगे, मी सावलेकर, मी के सकट, मी घाउडगे, मी वायदंडे वराड, विदर्भ के आनंद स्वामी, मी पंद्रीनाथ पाटिल, श्री धुंडीराज पंत ठेंगडी, आर्य सेवक राव ओगले, रा शंकर राव पोतनीस, रा देशपांडे आदि लोग सभा में प्रमुख रूप से नजर आ रहे थे। सभा के दौरान बारिश हो रही थी, लेकिन लोग डॉक्टर अंबेडकर जैसे अनुभवी नेता का भाषण सुनना चाहते थे, इसलिए बारिश के बावजूद सभा की कार्यवाही जारी रही। राकेम जाधव के अनुरोध पर डॉक्टर नवले ने अध्यक्षता करना स्वीकार किया। बाद में डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने अपने भाषण में कहा, आज मैं दिल खोलकर बोलने वाला हूँ। मेरे भाषण का कोई गलत अर्थ न निकाले। मी सकट और मी वायदांडे ने मेरी बिना वजह आलोचना करना शुरू किया है। मैं जानता हूं कि नेताओं की हमेशा आलोचना होती ही है। आप जानते हैं कि मैं महार जाति का हूं। आलोचकों का कहना है कि महार जाति स्वार्थी है, लेकिन क्या अस्पृश्य जातियों में गैर महार जाति के लोगों ने महारों के लिए निस्वार्थ भाव से क्या कुछ काम किया है? मेरा उनसे ये प्रतिप्रश्न है। असल में देखा जाए तो गैर महार जातियों के लोग शैक्षणिक और संपत्ति की दृष्टि से समृद्ध हैं। मुंबई में तो चमार और ढोर जाति के लोग इतने संपन्न हैं कि वे आयकर देते हैं। ऐसा होने के बावजूद मैंने कभी नहीं सुना कि उन्होंने महार जाति के लोगों की उन्नति के लिए कुछ किया हो। इसके विपरीत हम कई उपयोगी संस्थाएं शुरू कर अस्पृश्यों की सभी जाति के लोगों की काया, वाचा और मन से संघर्ष कर रहे हैं। बहिष्कृत हितकारिणी सभा स्थापित करके मैंने अस्पृश्यों की उन्नति का काम हाथों में लिया है। सोलापुर में हमने अस्पृश्यों के लिए छात्रावास बनाया है। चमारों ने उसके लिए मदद नहीं की, फिर भी हमने महार, मांग और चमार आदि सभी जाति के छात्रों को इस छात्रावास में रखा है। मैंने मी सकट से अनुरोध किया है कि और भी मांग जाति के छात्र छात्रावास में अवश्य भेजें। इसी तरह नासिक और जलगांव में छात्रावास बनाकर हम महारों और गैर महारों के लिए सतत संघर्ष करते रहे हैं। हमें समझ में नहीं आ रहा कि ऐसे में महार जाति के खिलाफ शोर मचाने से क्या हासिल होगा। आलोचकों का कहना है कि सरकार की तरफ से मिलने वाली सुविधाएं सब में समान रूप से अस्पृश्य जातियों में वितरित न करके महार जाति स्वार्थी बनकर सारी सुविधाएं हथिया लेती है। मुंबई में निकालजे नामक महार जाति के व्यक्ति को मुंबई कारपोरेशन में मनोनीत किया गया, लेकिन उनके द्वारा आखिर अस्पृश्य वर्ग की जैसी उन्नति होनी चाहिए थी, वैसी नहीं हो पाई। ये बात मेरे ध्यान में आने पर मैंने ही वह पद चमार जाति के सुप्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी मी बालू को दिलवाया। सतारा में महार जाति के लोगों की अच्छी खासी तादाद होने के बावजूद वहां की म्यूनिसिपालिटी में सरकार नियुक्त सदस्य चमार जाति का है। इन सब बातों पर गौर करने पर यह स्पष्ट है कि महार जाति पर स्वार्थीपन का आरोप कितना निराधार है। कुछ अज्ञानी महार लोग व्यापक दृष्टि वाले नहीं होंगे, लेकिन केवल इस कारण सारी महार जाति पर आरोप लगाना ठीक नहीं। मेरा अन्य जातियों के लोगों से अनुरोध है कि पहले ये देखिए कि महार जाति के नेता क्या कर रहे हैं, फिर आरोप लगाने के लिए आगे आइए। मैं स्वयं मांग जाति के साथ रोटी बेटी का व्यवहार करने के लिए तैयार हूं। ऐसे में महार और मांगों के बीच में दरार क्यों हो, यह मेरी समझ में नहीं आता। मैंने अपने घर पर एक मांग के बच्चे को अपने बेटे की तरह पाला था। अब भी कोई मुझे मांग लड़का लाकर देगा तो मैं उसका पालन पोषण करूंगा। मैं केवल बड़ी बड़ी बातें करने वाला नेता नहीं हूं, जो कहता हूं वह करता भी हूं। कांग्रेस के अधिवेशन में भोजन के समय जाति के अनुसार अलग अलग जगह होती है।
लेकिन मेरे नेतृत्व में हुई बहिष्कृत परिषद में सभी जातियों का भोजन एक स्थान पर होता है। इससे स्पष्ट है कि विभिन्न जातियों में एकता निर्माण करने के लिए कितना प्रयत्नशील है। इसके बावजूद यदि गैर महार जातियां महारों से अलग रहना चाहती हैं तो वे ऐसा करने के लिए स्वतंत्र हैं। वे यदि अलग रहकर अस्पृश्योद्धार का काम करते हैं तो हमें कोई ऐतराज नहीं है। मेरा उनसे अनुरोध है कि वे खास लोगों के नेतृत्व में न रहें। कुछ ब्राह्मण अस्पृश्योद्धार के लिए संघर्ष करते हैं। ये बात सही होने के बावजूद मुझे ऐसा लगता है कि वे अपनी पार्टी को मजबूत बनाने के लिए ही अस्पृश्यों को साथ लेते हैं। हमें ऐसे ब्राह्मण और मराठा चाहिए हमारे उद्धार आज़ादी के लिए निस्वार्थ भाव से काम करें। हमारी दूसरों के हाथों का हथियार मशाल बनने की इच्छा नहीं है। स्वार्थ से प्रेरित लोगों के द्वारा अस्पृश्यता निवारण का काम हो तो भी मैं चिंतित नहीं होऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि अस्पृश्य होने के कारण मिलने वाली सुविधाओं के जरिए हमें अपनी उन्नति कर लेना आसान होगा। मुझे लगता है कि माटे का असली उद्देश्य अस्पृश्यता निवारण नहीं है। वे अस्पृश्यों को साथ लेकर गैर ब्राह्मणों को चुनौती देने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसी मेरी राय है। यदि श्री माटे सप्रमाण ये साबित कर दें कि मेरी राय गलत है तो मैं उनसे जरूर सहयोग करूंगा। मुझे ऐसा लगता है कि मुसलमानों से सुरक्षा हो सके इसके लिए हिंदू सभा अस्पृश्यता निवारण का खेल खेल रही है। ऐसी स्थिति में मेरी गैर महार भाइयों से अनुरोध है कि वे किसी के पिछलग्गू नहीं बने। सकट दे दान छूटे ग्रहण ऐसा चिल्ला चिल्ला कर भीख मांगे तो भी मुझे बुरा नहीं लगेगा, लेकिन वे यदि माटे के चक्कर में पड़ गए तो मुझे दुख होगा। मेरा इतना ही कहना है कि चाहे तो बेशक अलग रहो मगर किसी के बगल बच्चे मत बनो। हम पर आरोप है कि महार जाति के लोग ही काउंसिल के स्थान हथिया लेते हैं। क्या अस्पृश्यों के हितों की रक्षा के लिए काउंसिल में योग्य व्यक्ति का जाना उपयुक्त नहीं है? गैर महारों में मेरे जैसा व्यक्ति पैदा नहीं हुआ, यह उनका दुर्भाग्य है। लेकिन मुझे काउंसिल की सीट की अभिलाषा नहीं है। यदि गैर महारों में कोई ज्यादा योग्य हो तो वह मेरा स्थान ले। अभी यहां से ही इस्तीफा भेजने को तैयार हूं। जब भी आपको शक हो कि मैं काउंसिल में केवल महार जाति के हितों के लिए ही लड़ रहा हूं तो आप मुझे पत्र के द्वारा अपनी शंकाएं अवश्य बताएं। मैं सभी की शंकाओं का तत्काल निवारण करूंगा। अस्पृश्य समाज के लोग हमसे कहते हैं कि सुशिक्षित बनो तो अस्पृश्यता अपने आप खत्म हो जाएगी, लेकिन यह मानना पूरी तरह से गलत होगा कि शिक्षित होने भर से अस्पृश्यता का निवारण हो जाएगा। मैं एक उदाहरण देता हूं जिससे बात आपके समझ में आ जाएगी। जब तक मेरे चेंबर के पास वाले भोजनालय वाले ब्राह्मण को यह पता नहीं था कि मैं अस्पृश्य हूं तब तक वह अपने कप और प्लेट में मुझे चाय और पकौड़ी देता था। लेकिन परसों एक गुजराती अखबार में छपे फोटो से उसे पता चला कि मैं अस्पृश्य हूं, तब से वह कांच के गिलास में चाय देने लगा। उसे ऐसा करने की भड़काऊ सलाह एक अस्पृश्य वर्ग के क्लर्क ने दी थी। जहां ऐसी स्थिति है वहां यह सोचना गलत होगा कि केवल शिक्षित होने भर से अस्पृश्यता खत्म हो जाएगी। अगर हमने आक्रामक रुख नहीं अपनाया तो हमारा टिके रह पाना मुश्किल है। हमारा दमन शोषण हो रहा है तो इसकी वजह यह है कि हमें गुस्सा नहीं आता। हमारे पूर्वजों ने अन्याय का प्रतिकार नहीं किया, यह उनकी बहुत बड़ी गलती थी। अब हमें संगठित होकर लोगों को यह दिखा देना चाहिए कि हमारा अपमान खत्म करने के दिन अब खत्म हो गए। इसके बाद जो अस्पृश्यों के सम्मेलन होंगे उसका समापन मंदिर प्रवेश, सार्वजनिक तालाब का पानी पीने आदि कार्यक्रमों में होना चाहिए, ऐसी मेरी राय है। इस बार हम आलंदी में अस्पृश्यों की सभा का आयोजन करेंगे। उस समय कुछ भी हो मगर हम मंदिर में प्रवेश करेंगे। ऐसा करने पर ही हमारा कार्यक्रम पूरा होगा। डॉक्टर अंबेडकर के इस आशय के भाषण के बाद डॉक्टर सालुंके ने अपने भाषण में कहा कि गुजरात के अस्पृश्यों का महाराष्ट्र के अस्पृश्यों के आंदोलन को पूर्ण समर्थन के है। बाद में वरहाट विदर्भ के पंडरीनाथ पाटिल के भाषण के दौरान मांगबसी के एक बीमार व्यक्ति की मृत्यु हो जाने के कारण सभा स्थगित कर दी गई। डॉक्टर सालुंके नाम मूल मराठी पाठ में दर्ज है, किंतु उनका नाम डॉक्टर सोलंकी लगता है। डॉक्टर सालुंके खलिस मराठी नाम है, किंतु इसमें वक्ता ने गुजरात की अस्पृश्य जनता की ओर से महाराष्ट्र के अस्पृश्यों के आंदोलन का समर्थन किया है। ये कार्य गुजराती भाषी नेता ही कर सकता है।